नमस्ते दोस्तों, सामान्य अध्ययन विषय बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पादप जगत प्लांट किंगडम के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले 8 वीडियो में जो आपके 364 के पहले जो भी आपका क्वेश्चन था वो हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग 364 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पादप जगत प्लांट किंगडम, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्लांट किंगडम से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देखिए, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। आलू का खाद्य योग्य भाग तना का केंद्र होता है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उत्सर्जन सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन गलत है। पौधे जो है स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, ये आपका सही है। आलू का खाद्य योग्य भाग तना का केंद्र होता है, ये भी आपका क्या है, सही है। और गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है, ये भी आपका सही है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उत्सर्जन सीधे वायुमंडल से करते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है। डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। जो सभी पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन का उत्सर्जन सीधे वायुमंडल से नहीं करते, वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदलने के बाद वह उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए आपका अधिकांश पौधे भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, सही है। आलू का खाद्य भाग तना या कंद होता है, ये भी आपका सही है। गन्ने के तने में सुक्रोज का संग्रहण होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन सभी पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन अवशोषित नहीं करते, वे नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ही ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग, शिलाजीत, सुहागा या इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष से प्राप्त करने वाला आपका जो पदार्थ होता है वह आपका होता है हींग। और शिलाजीत जो है वह वनस्पति अवशेषों से निर्मित खनिज है, यह वृक्ष से प्राप्त नहीं होती। सुहागा, बोरेक्स आपका यह भी क्या है, खनिज पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में आपका पादप हार्मोन्स दिया है और सूची 2 में आपका उनके कार्य दिए हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, वृद्धि अवरोधक या शिखर प्रधानता। तो देखिए इसमें आपका कौन सा सुमेलित है। जो आपका साइटोकाइनिन होता है वह कोशिका का विभाजन करता है, पहले का दूसरा। ए का दूसरा जो साइटोकाइनिन होता है वह आपका क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है।
और आपका जो जिबरेलिन होते हैं वह वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीन आपका यह शिखर की प्रधानता का कार्य करता है और जिबरेलिन आपका यह कोशिका में वृद्धि या लंबाई में वृद्धि का कार्य करता है। तो देखिए पहले का ए का 4 2 में दिया है, 2 ऑप्शन आपका कट जाएगा, ए का 4। उसके बाद देखिए बी का 1, ए का 4, बी का 1 दोनों में है। सी का सेकेंड कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो देखिए जो आपका ऑक्सीन होता है वह शिखर की प्रधानता या तने की जो पेड़ के जो ऊपरी एपिकल ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है और जिबरेलिन आपका यह कोशिका वृद्धि एवं लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। साइटो मीन्स होता है क्या? कोशिका, और कोशिका के विभाजन का कार्य करता है, कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल यह वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है, यह वृद्धि पौधों को बहुत अधिक बढ़ने नहीं देता, उनके वृद्धि को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। और जो आपका एब्सिसिक अम्ल होते हैं इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल दिया है और उसकी प्रजाति दी है, तो सरसों, वरुड़ा, मटर, रचना, अलसी, नीलम, धान, राधे। तो देखिए सरसों की जो प्रजाति होती है वह वरुड़ा होती है, ये आपका सही है। मटर की प्रजाति रचना होती है, ये भी आपका सही है। अलसी की प्रजाति नीलम होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन धान की प्रजाति आपकी राधे नहीं होती है, ये आपका क्या है? गलत है। कौन सा दिया है, कौन सा सही नहीं है? तो वरुणा जो है वह सरसों की प्रसिद्ध किस्म है, रचना मटर की प्रजाति है या मटर की किस्म है, और नीलम आपका अलसी से प्रचलित किस्म है, लेकिन राधे आपका यह धान की किस्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से या पत्तियों के निष्कर्षण से। तो हींग किससे प्राप्त की जाती है? अभी हम आप लोगों को बताएं, हींग जो होता है वह एक वृक्ष है जो जड़ों से प्राप्त की जाती है। तो हींग आपके किससे प्राप्त की जाती है? जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त की जाती है। देखिए हींग जो आपका फेरुला है वह पौधों की जड़ों से निकाले गए दूधिया रस से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। देखिए हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी, कवक और फंगी। और सूची 2 में दिया है अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक। तो हरित जो पादप होते हैं वह उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, पहले का ए का चौथा। उसके बाद पशु परजीवी जो आपके होते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में होते हैं, बी का तीसरा। उसके बाद पादप परजीवी जो आपके होते हैं वह आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सी का दूसरा। और कवक फंगी जो आपके होते हैं वह अपघटक या सेप्रोफाइट होते हैं, तो डी का कौन सा? ए फर्स्ट। कौन सा सही है? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो हरे पादप होते हैं वह हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये उत्पादक कहलाते हैं।
दूसरा है आपका पशु परजीवी, यह द्वितीयक उपभोक्ता। पशु परजीवी सीधे दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और पादप परजीवी, यह जो होते हैं वह सीधे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और कवक फंगी जो आपका है वह कवक मृत जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं, इसलिए ये अपघटक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? देखिए, जो सोडियम क्लोरेट होता है यह एक प्रकार के खरपतवार शाकनाशक होते हैं। तो शाकनाशक का उदाहरण सोडियम क्लोरेट होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट आपका जीवाणुनाशक एवं आक्सीकारक होते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर जो आपके होते हैं वह कीटाणुनाशक एवं ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट आपका क्या है? शाकनाशक के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। जो तुलसी का पौधा होता है वह औषधि या दवा बनाने के उपयोग में किया जाता है, वह किसके उपस्थिति के कारण? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो तुलसी के पौधे होते हैं जिससे औषधि या दवाइयाँ बनाई जाती है वह आपके फिनाल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होते हैं। यह देखिए, अकार्बनिक अम्ल औषधि गुणों के लिए उत्तरदायी नहीं है। कार्बनिक अम्ल आंशिक महत्व है लेकिन औषधि शक्ति का मुख्य कारण ये भी नहीं है। लेकिन फिनाल और फ्लेवोनाइड जो होता है वह तुलसी के औषधि गुण इन्हीं से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा होता है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? 1983 में एक ट्रांसजेनिक पौधे की खोज हुई। वह सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधे आपके कौन थे? मटर, चावल, तंबाकू या कपास। तो ट्रांसजेनिक पौधा आपका कौन सा था? तंबाकू या टोबैको आपके ट्रांसजेनिक पौधे के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? लहसुन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एलिसिन, रिस्परनिन, निकोटीन या एर्जिड्रिन। तो आपके लहसुन में यह एलिसिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। और रिस्परनिन क्या है? यह सर्पगंधा पौधे में पाया जाता है। निकोटीन यह तंबाकू में पाए जाते हैं। और एजिड्रेक्सिन या अन्य यौगिकों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वे धनी होते हैं। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, किसको पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन में, प्रोटीन में या लिपिड में। तो आपके पेट्रोकार्प के रूप में यह आपके हाइड्रोकार्बन और लिपिड को जाना जाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को नहीं जाना जाता। तो दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन और लिपिड या वसा को जाना जाता है पेट्रोकार्प के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उस मिट्टी में कमी किसकी रहती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या जल की। देखिए, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वह कीटों को पकड़कर अपना आहार के रूप में लेते हैं और उसमें कमी होती है मिट्टी में नाइट्रोजन की। और कीटों से नाइट्रोजन को वह क्या करते हैं? लेते हैं
वह कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है और कैल्शियम आपका यह कोशिका भित्ति एवं अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन ये आपका कीटभक्षी पौधे मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसीलिए ये कीटों को नाइट्रोजन से प्राप्त करते हैं। और आपका जो जल है यह पौधों को प्रायः आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं, अतः जल की कमी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेश पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। जो पौधों में वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? आहार वाहन के लिए, अमीनो एसिड वाहन के लिए, जल वाहन के लिए और ऑक्सीजन वाहन के लिए। तो देखिए जाइलम का कार्य होता है जड़ों से पौधों के जड़ों से जल को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। और फ्लोएम का कार्य जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बना लेती हैं तो पत्तियों से भोजन को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। और जाइलम का कार्य जल को जड़ों से विभिन्न भागों में पहुंचाना, यह जलवाहक का कार्य करता है जाइलम। देखिए आहारवाद यह कार्य फ्लोएम का करता है। और अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल यह भी आपका फ्लोएम से ही ले जाते हैं। ऑक्सीजन वाहन या पौधों में ऑक्सीजन का वाहन किसी विशेष ऊतक द्वारा नहीं किया जा सकता, यह पत्तियों में ही गैसीय विनिमय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? पेड़ की पत्तियों की गणना कर उसके धड़ ट्रंक पर वलयों की संख्या की गणना करके या पेड़ की शाखाओं की गणना करके या उसकी ऊंचाई का माप करके। देखिए पेड़ की आयु का कैसे पता लगाया जाता है? जो पेड़ के धड़ ट्रंक होते हैं उनको बीच से अगर आप काटेंगे तो तने पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के वलय बन जाते हैं, रिंग बन जाता है। उसी रिंग को गिनकर पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। उसके धड़ ट्रंक पर वलयों की संख्या या नंबर ऑफ रिंग की गणना करके उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? पत्ती और तने का, पंखुड़ियाँ और जड़े का, फूल और बीज बनाने वाले भागों का या बीज और कलियों का। तो केसर आपके वह फूल और बीज बनाने वाले भागों जो स्टिग्मा होते हैं, वर्तिकाग्र, उसी का सूखा हुआ हिस्सा होता है, वह केसर कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए पत्तियों और तना या केसर इससे प्राप्त नहीं बनता, पंखुड़ियाँ और जड़ों से भी केसर नहीं बनते। फल और फूल बनाने वाले भागों केसर वास्तव में फूल के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा का सूखा हुआ हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं बनते? किस पौधे में फूल नहीं बनते? कटहल, गूलर, आर्किड और फर्न। तो देखिए ये आपके जो कटहल, गूलर और आर्किड होते हैं यह आवृत बीजी संघ के पौधे होते हैं और इसमें फूल पाए जाते हैं। लेकिन फर्न जो आपका होता है उसमें फूल नहीं पाए जाते। यह ब्रायोफाइटा संघ के जंतु हैं, इनमें फूल नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल बर्फ होती है निम्न में से किसकी विद्यमानता के कारण? लाल बर्फ किसकी विद्यमानता के कारण होती है? एक लाल शैवाल के कारण, एक हरित शैवाल के कारण, एक नील हरी शैवाल के कारण या लोहे के कारण। तो देखिए जो आपके लाल बर्फ होते हैं वह एक हरित शैवाल के कारण लाल रंग के होते हैं। यह आपके जो होते हैं वह लाल बर्फ हरित शैवाल की उपस्थिति के कारण आपके लाल कलर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है, लहसुन की जो गंध आती है वह किसका कारण है? एक क्लोरीन का यौगिक, एक फ्लोरीन का यौगिक, एक गंधक का यौगिक या एसिटिक अम्ल। तो देखिए वह जो लहसुन की गंध आती है वह सल्फर के कारण आती है और सल्फर आपका क्या है? एक गंधक के यौगिक है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह मृदा विहीन पादप संरक्षण है, बिना मिट्टी के पाए जाने वाले पौधे हैं जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं? कौन सा है जो सरसों के तेल में सामान्य मिलावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं? मड़ुआ के बीज, पोस्ता के बीज, जीरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरसों के तेल में जो मिलावट किए जाते हैं वह आपके पोस्ते के बीज की मिलावट की जाती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए पोस्ते के बीज, इसका उपयोग मिलावट में किया जाता है। मसाले या जीरा जो आपका है वह मसाले के रूप में प्रयोग किए मिलावट हेतु किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। देखिए जो जल की अधिकतम मात्रा जिनकी पौधों की आवश्यकता होती है वह अवशोषण किस माध्यम से करते हैं? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है कि जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वह कैसे होता है? भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से या जड़ों के बालों से। तो देखिए जो जल का अवशोषण होता है वह जड़ों में अलग निम्न प्रकार की बालें या रूट हेयर पाई जाती हैं जो जल के अवशोषण का कार्य करती हैं। देखिए भ्रूणीय जोन यह जड़ों की नोक पर पाया जाता है और बढ़त बिंदु या कोशिका विभाजन हेतु जिम्मेदार होता है और दीर्घीकरण जो आपके जोन होते हैं वह कोशिका वृद्धि हेतु जो आपका जिम्मेदार होते हैं और जड़ों के बालों से यह मुख्य स्थान है जहाँ से जल को अवशोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है कि लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? मानव रक्त में, खरगोश रक्त में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्ग रक्त में। तो लेग हीमोग्लोबिन जो आपका यह एक प्रकार के दलहनी पौधों में पाई जाती हैं, जो दालें वाली पौधे होती हैं उनमें पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव रक्त में साधारण हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और खरगोश में इसमें भी साधारण रक्त हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। मुर्ग रक्त में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन दलहनी पौधों में लेग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, एक के प्रति 100 ग्राम में होता है। जो आपके केला होता है वह 100 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा की 416 किलो कैलोरी, ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी या ऊर्जा की 216 किलो कैलोरी या ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। तो 100 ग्राम केले में ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से एक शाकीय औषधि मलेरिया के रूप में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। जो कुनैन होता है उसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि है जो मलेरिया के रूप में उपचार किए जाते हैं? आर्टिशर, ग्लेस, क्ल्यूटिविक या सिनरेसिया। तो आपके जो आर्टिशर होते हैं वह क्यूनेन के अतिरिक्त भी मलेरिया के रूप में मलेरिया उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। और ये क्या होता है? ये आपका एक शाकीय पौधा होता है। और ग्लेस आपका यह मलेरिया उपचार से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया? देखिए, सिनकोना की जो छाल होती थी वह मलेरिया उत्पादन के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन एक आर्टिफिशियल औषधि तैयार किया। यह प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया। यह जो प्राकृतिक उत्पाद था सिनकोना की छाल, उसके रूप में कृत्रिम औषधि का उपयोग होने लगा। कौन से कृत्रिम औषधि का उपयोग होने लगा? तो देखिए, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन या टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन। तो आपका जो क्लोरोक्विन है यह एक प्रकार का कृत्रिम औषधि है जो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। क्लोरोमाइसिन जो है वह जीवाणु संक्रमण में प्रयोग किए जाते हैं। और टेट्रासाइक्लिन जो है यह एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन आपका यह भी क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मच्छर कॉयल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। जो मच्छर कॉयल होते हैं, जो कॉयल जलाए जाते हैं, उसमें एक पायरेथ्रिन होता है। वह किससे प्राप्त होता है? एक बीजी पौधों से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। तो देखिए, यह जो आपका पायरेथ्रिन होता है वह एक बीजी पौधों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डंडी, सन, तना। तो देखिए, अदरक जो है वह राइजोम से प्राप्त होता है, ये सही है। अफीम की डंडी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। और सनई जो आपका है वह तने से प्राप्त होता है, ये भी सही है। लेकिन केसर आपके यह बीज से प्राप्त नहीं होते, यह आपके वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से प्राप्त होते हैं। कौन सा सही नहीं पूछा है, तो आपका केसर बीज सही नहीं है, क्योंकि केसर आपके पौधों के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यह बीज से प्राप्त नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए पौधों को उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अदरक, प्रपंच, प्याज, मांसल-पड़, आलू, मूल या नारियल, भ्रूणपोष। तो देखिए, अदरक का हम लोग प्रकंद खाते हैं या तना खाते हैं, ये सही है। प्याज मांसल-पड़ खाते हैं, ये भी सही है। और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन आलू हम लोग रूट, जड़ नहीं, मूल नहीं खाते। आलू हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं, तना के भाग को खाते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? ये आपका सी सही नहीं है। आलू हम लोग क्या खाते हैं? उसका तना खाते हैं, ना कि हम लोग जड़ या मूल खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा तना है? कौन सा एक तना है? सलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद। तो देखिए, सलजम यह एक जड़ है, गाजर ये भी आपका जड़ है, और शकरकंद ये भी जड़ है। लेकिन आलू क्या है? यह संशोधित तना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौंग है, लौंग क्या है?
तने की गांठ है, जड़ की गांठें हैं, पत्तियां हैं या सूखा फल है। तो लौंग की एक कली होती है जिसको सभी लोग मसाले में उपयोग किए जाते हैं। यह तने की गांठ नहीं होती, जड़ की गांठ नहीं होती, पत्तियां भी नहीं होती। क्या होता है? सूखा फल होता है। लौंग का अर्थ है शुष्क फल या सूखा फल। यह तना जड़ की पत्तियों से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के। जो लाइकेन होता है वह कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। कवक से इसे खनिज पदार्थ और पानी मिलती है, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होते और यह अपना भोजन नहीं बना पाते, तो कवक से खनिज और जल को लेते हैं। शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो शैवाल से भोजन और कवक से खनिज और पानी लेके लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। और यह अच्छे सूचक किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन्स जो है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। यह वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो देखें क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम आपके पाए जाते हैं और मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है कि जो पुदीना के जो भाग होते हैं उनमें से किसमें एक तेल का अधिकतम, जिसमें तेल के अधिकतम प्रतिशत पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल। तो जो पुदीना की पत्तियां होती हैं इसमें अधिकतम तेल की मात्रा पाई जाती है। पुदीना में तेल का सबसे अधिक प्रतिशत पत्तियों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? टेक्सस बैकेटा से, सिट्रस देवदार से या साइकस रिवोल्यूटा से या पाइनस जिरार्डिना से। तो चिलगोजा आपके पाइनस जिरार्डिना से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार के आवृत अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। यह पाइनस जिरार्डिना जिससे चिलगोजा प्राप्त होता है। देखिए टेक्सस बैकेटा आपका जो है इसे टेक्सोल औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सिट्रस देवदार आपका लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और साइकस रिवोल्यूटा यह बीज औषधि होते हैं। और पाइनस जिरार्डिना से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? अभी हम आपको बताएं चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? यह पाइनस से प्राप्त किया जाता है। तो पाइनस प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त मिलता है। पाम, नारियल व खजूर। जो पाम होता है वह नारियल व खजूर के फल से के लिए जाना जाता है। साइकस शोभाकार पौधा है और देवदार यह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम हल्दी टर्मरिक उसके पौधे से किस भाग से पाते हैं? जो हल्दी होता है वह पौधे के किस भाग से मिलता है? हल्दी आपका तना से, जड़ से, फल से या फूल से। तो हल्दी एक भूमिगत तना या राइजोम से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता का पौधा जो भारत का देशज है औषधि निर्माण उद्योग के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है। करी पत्ता द्वारा उपचार की दवा किया जाता है। करी पत्ता द्वारा किसके उपचार की दवा की जाती है? रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया और क्षय।
तो देखिए जो करी पत्ता से दवा बनाई जाती है वह मधुमेह या डायबिटीज़ के उपचार के लिए किया जाता है। करी पत्ता रक्तचाप में सीधा उपयोग नहीं होते और मलेरिया में क्विनीन का उपयोग किया जाता है और क्षय इसका इलाज एंटीबायोटिक से होता है, लेकिन करी पत्ता इसका उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? खड़, जैव ईंधन, मार्फिन या कोडीन? तो कोचुक आपका यह एक प्रकार के मार्फिन से प्राप्त होता है। यह मार्फिन का मुख्य स्रोत है कुचुक। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन है जो पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता? सन, जूट, पटसन, कपास। तो देखिए जो आपके सन होते हैं वह तने से प्राप्त होते हैं, पटसन होता है वो भी तने से प्राप्त होता है, जूट आपका वो भी तने से प्राप्त होता है, लेकिन कपास आपके तने से प्राप्त नहीं होते। यह बीजों के रेशे से प्राप्त होते हैं, यह तने से प्राप्त नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधों को, एक पादप रोग को और एक जड़ रहित पौधों को। देखिए हाइड्रोफाइट जो होता है, जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हाइड्रो मतलब क्या? पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोट्रॉल ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि या पर्दे पर चित्र। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? जिससे आपके कृत्रिम मौसम उत्पन्न किए जाते हैं। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस जो है वह वायु प्रदूषक का अच्छा संकेत देता है। यह अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लिटमस आपका वह लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह अम्ल क्षार का सूचक भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है पिपरीन, कैप्साइसिन, एपिकोलिन या कैफियाल। तो लाल मिर्च जो तीखी होती है किसके कारण? ये कैप्साइसिन के कारण यह तीखापन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम का मुख्य अवयव है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है कि अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मार्फिन है, हीरोइन है या एटीपीन है या विनैन है? तो अफीम का मुख्य अवयव जो आपका है वह मार्फिन है। अफीम का मुख्य अवयव यह एल्केलाइड मार्फिन इसमें पाया जाता है। हीरोइन आपका यह अफीम से तैयार किया जाता है परंतु मुख्य अवयव नहीं है। और एटीपीन यह धतूरा आदि पौधे पे मिलता है। और विमैन यह आपके ये यहाँ भारत में प्राप्त नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है कि अफीम का पोस्ता किस भाग, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, पत्ते से, अधपके फल से या मूल जड़ से? देखिए जो अफीम का पोस्ता होता है वह पौधे के अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं। यह अधपके फलों के दूध नुमा लैटेक्स निकालकर अफीम प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका उत्पाद दिया है और सूची 2 में उत्पाद के स्रोत दिए हैं। तो अफीम आपका
किससे प्राप्त होता है? हींग, रबर और कुनैन। तो देखिए अभी हम आपको बताएं कि अफीम जो आपका होता है वह, देखिए हींग किससे प्राप्त किए जाते हैं? हींग आपका जड़ से प्राप्त किए जाते हैं, बी का दूसरा। और कुनैन आपका, कुनैन एक छाल से प्राप्त किया जाता है, डी का पहला। बी का दूसरा और डी का पहला। अफीम आपका, अफीम जो है अधपके फल से प्राप्त किए जाते हैं और रबर आपका तना से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का अफीम आपका ए का थर्ड, बाकी ऑप्शन आपका गलत है, एक ही आपका ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? बकवीट, मैक्रोनी वीट, गोल्डन राइस या ट्रिटिकेल्स। तो कौन सा परजीवी पौधा है? वह आपके जो बकवीट, मैक्रोनी वीट और ट्रिटिकेल्स होते हैं यह परजीवी पौधे नहीं हैं, यह अनाज के उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। गोल्डन राइस आपका यह विटामिन ए की प्रचुरता होती है, इसे परजीवी पौधे के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा ऐसा जीवी ऊतक है वह पौधों में जैव वाहक का कार्य करता है? जैव पोषक वाहक, पोषक मतलब खाद्य पदार्थ पहुंचाने का कार्य पौधों के विभिन्न भागों में कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कार्टेक्स करता है या एपिडर्मिस करती है। तो देखिए जाइलम या पौधों को विभिन्न भागों में जल पहुंचाने का कार्य करती है और कार्टेक्स या भंडारण का कार्य करता है, एपिडर्मिस या सुरक्षा का कार्य करता है और फ्लोएम आपका है जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेती हैं तो फ्लोएम का कार्य है पौधों के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन करना या जैव पोषक तत्व का परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोकार्डियन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पापी से, तुलसी से, गंध सफ़ेद यूकेलिप्टस से या इफेड्रा से। तो नोकार्डियन यह एक प्रकार के स्रोत हैं, यह पापी पोस्ता के स्रोत हैं नोकार्डियन। तुलसी एक औषधि पौधा है, यूकेलिप्टस से गंध और तेल प्राप्त किया जाता है और इफेड्रा एक अल्कलॉइड, इफेड्रा से अल्कलॉइड मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि जो नील हरी शैवाल होती है उसका उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु कि किसमें किया जाता है? बाजरा को, मक्का को, धान को या गेहूं को। तो देखिए जो नील हरी शैवाल होती है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में परिवर्तित करती है या धान के खेतों में इसका उपयोगी सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल है, सूर्यमुखी है, रेफ्लेक्सिया है या ग्लोरी लिली है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेक्सिया है, यह आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत आता है। कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। सूर्यमुखी आकार में बड़ा होता है लेकिन पुष्पगुच्छ होते हैं और ग्लोरी लिली यह औषधि या दवाइयों बनाने वाला पौधा है। रेफ्लेक्सिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा है वह तने से प्राप्त होता है? कपास, क्वायर, सनई या बिसेमेल। तो देखिए
जो आपका कपास होता है वह बीज से प्राप्त होता है, और क्वायर जो है वह नारियल के फल से प्राप्त होता है। सेमल जो है यह भी वृक्ष के रेशे से प्राप्त होता है। सनई जो आपका है वह तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुद्दू का आटा प्राप्त होता है। कुद्दू का आटा किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, टैपियोका से, फैगोपाइरम से, या प्लेसिबी से, या इल्सिनिन से। तो देखिए कुद्दू का आटा जो है वह फैगोपाइरम से प्राप्त होता है। फैगोपाइरम से कुद्दू का आटा प्राप्त किया जाता है। टैपियोका यह स्टार्च युक्त कंद है, और प्लेसिबी यह चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाला प्रयोग होता है, और इल्सिन यह कुद्दू के आटे से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? मटर में, पापी में, कपास में, या फिर मकई में। तो देखिए जो मटर में यह विस्फोटन विधि के द्वारा बीज फैलते हैं मटर में, और कपास में यह रोयों की सहायता से बीज फैलते हैं। मकई या हवा या पशुओं के द्वारा बीज फैलते हैं। लेकिन पापी में आपके सेंसर विधि से द्वारा क्या होता है? बीज फैलता है। सेंसर विधि से बीज फैलता है किसमें? पापी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न अधोभूमि उत्पन्न सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? जो अधोभूमि सब्जियां होती हैं उनमें से कौन से एक रूपांतरित जड़ है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। आलू है, शकरकंद है, बंदा है, या जिमीकंद है। तो आलू आपका यह रूपांतरित तना है, और बंदा यह परजीवी पौधा है, और जिमीकंद यह एक कंद रूपी तना है। कौन सा रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद क्या है? यह एक प्रकार के रूपांतरित जड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहतूत का फल है। सहतूत का फल क्या है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है कि सहतूत का फल क्या है? सोरोसिस है, साइकोनस है, समारा है, या नट है। तो सहतूत का फल या सोरोसिस का फल है। यह आपके यही सहतूत के फल होते हैं जो सोरोसिस होते हैं, और साइकोनस या अंजीर का फल होता है। समारा या पंखदार फल जैसे महुआ के होते हैं, और नट आपका या कठोर होते हैं जैसे नारियल और अखरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पकवन हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन से रसायन में फल पकने हेतु प्रयोग किए जाते हैं? इथेफान, मिलेथियान, आइसोप्रोटेट, या एथिलीन। तो जो आपके रसायनों में फल पकवन हेतु उपयोग किए जाते हैं वह आपका होता है इथेफान। यह फल पकाने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। और मिलेथियान जो है यह कीटनाशक है। आइसोप्रोटेन यह औषधि में उपयोग किए जाते हैं। और एथिलीन जो आपका है यह प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, और कृत्रिम रूप से इथेफान आपको फल को पकाने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग आपका क्या है? तना नहीं है। ऑप्शन देखिए, गन्ने का, अदरक का, आलू का, या शकरकंद का। देखिए गन्ने का, अदरक का और आलू का, इन तीनों का क्या है? तना है। लेकिन शकरकंद आपका है यह एक प्रकार के जड़ या मूल का संग्रह होता है। शकरकंद देखिए गन्ना तने का संग्रह अंग है, अदरक आपका तना राइजोम है, और आलू आपका तना कंद है। लेकिन शकरकंद आपका जड़ या प्रकंद, जड़ या मूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पत्तियों में
पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो आपके छिद्र होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करते हैं। भोजन बनाने के दौरान स्टोमेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ से पानी को लिया जाता है। तो मुख्य पदार्थ भोजन उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन तो बनता है। स्टार्च जो आपका है वह भोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। और प्रोटीन या भोजन का उत्पादन नहीं है, यह कच्चे पदार्थ का उत्पादन है। देखिए, ऑक्सीजन पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक नहीं बल्कि श्वसन में प्रयुक्त होती है। स्टार्च या भोजन का संग्रहित रूप है, उत्पादन के लिए नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्चा पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस, मांसल, साकी या विषमपर्ण। तो देखिए, मरुभूमि के जो पादप होते हैं वह मांसल होते हैं। उनकी पत्तियां जो है वह पानी की कमी के कारण पौधों की पत्तियां तने के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और पत्तियां मांसल हो जाती हैं। तो कौन से होते हैं? मांसल होते हैं। और साकी या मरुस्थली का सामान्य गुण नहीं है। विषमपर्ण यह एक प्रकार की पत्ती का लक्षण होते हैं और विविपेरस या समुद्री तटीय पौधों का लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। सबसे अधिक उत्पादन आपके ऑक्सीजन का कहाँ पर होता है? घास से, शैवालों से, वृक्षों से या धान के खेतों से। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन शैवालों से होता है। समुद्री शैवालों या फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वह ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। घास से थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। वृक्ष से भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है परंतु शैवाल से कम होता है। और धान की खेती या स्थानीय स्तर पर कुछ योगदान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? क्लोरोप्लास्ट, बाघ, केचुआ और कुकुरमुत्ता। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वह आपके क्लोरोप्लास्ट है, जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भोजन बनाने के दौरान पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, सर्वाधिक कुशल। बाघ जो है वह उपभोक्ता है, यह ऊर्जा उत्पादन नहीं करता। केचुआ यह मृदा के विघटनकारी होते हैं और कुकुरमुत्ता यह अपघटक हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वानस्पतिक नामकरण की द्विपदी पद्धति दी थी। वानस्पतिक नामकरण की द्वि नाम पद्धति किसने दी थी? सी लिनियस द्वारा, एपीडी कंडोले द्वारा या चार्ल्स डार्विन द्वारा या डी मेंडल द्वारा। तो देखिए, जो द्वि नामकरण पद्धति थी वह कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। कैरोलस लिनियस द्वारा द्वि नामकरण पद्धति का नामकरण दी। एपीडी कंडोले इन्होंने वर्गीकरण में योगदान दिया था। चार्ल्स डार्विन यह प्राकृतिक चयन के सिद्धांत दिए और जी मेंडल यह वंशागति के सिद्धांत दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतःपरजीवी इफ्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है एफाइनोकप्स में, बोरेहेविया में या डेलोनिक्स में या स्टिकस में। तो आपके जो अंतःपरजीवी होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? वह स्टिकस में ये आपके पाए जाते हैं, इंड्राजाइलम। तो देखिए, इकाइनोजाइलम इसमें नहीं पाया जाता और यह आपके स्टिकस होते हैं, इनमें इफ्राजाइलम फ्लोएम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करते हैं? कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करते हैं? ईस्ट है, विषाणु है, शैवाल है या कुकुरमुत्ता है। तो देखिए, जो आपके
विषाणु, कुकुरमुत्ता और ईस्ट जो होते हैं वह कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन संचित करते हैं, लेकिन जो शैवाल होता है वह स्वपोषी और कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा गया है, लीची को किसमें रखा गया है? ड्रूप में, हेस्पेरिडम में, नट में या एक बीजी बेरी में? तो लीची आपका यह एक बीजी फल है, यह ड्रूप में रखा गया है लीची को। देखिए एक बीज फल जैसे लीची, आम और नारियल यह क्या होते हैं? ड्रूप में रखे गए हैं। और हेस्पेरिडम आपके यह रसदार खंडों वाले फल जैसे संतरा और मौसमी। नट आपका कठोर शुष्क फल जैसे अखरोट और मूंगफली होते हैं। और एक बीजी बेरी यह भी एक बीजी फल है, परंतु लीची आपके ड्रूप में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फल एक नट है? कौन सा फल एक नट है? ये क्वेश्चन UPPSC 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन देखें, नारियल है, लीची है, सुपारी है या मूंगफली है। तो देखिए नट कौन सा है? अभी हम आपको बताएं कि जो आपका मूंगफली होता है यह क्या होते हैं? यह एक नट के अंतर्गत आता है। नारियल एक ड्रूप है, लीची आपका भी क्या है? ड्रूप है। और सुपारी आपके यह भी आपके ड्रूप की श्रेणी में आता है, लेकिन मूंगफली वास्तव में एक नट है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूंगफली एक नट है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।